नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं BSA क्लासेस फ्री जुडिशरी कोचिंग, राइट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स रिलेटेड टू द सेक्शंस 59, 60, 62 एंड 63 ऑफ द BSA। जो पहले थे सेक्शन 64, 65, 65A एंड 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। चार सेक्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों। सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 65A, सेक्शन 65B। These four sections in the Indian Evidence Act now are renumbered as section 59, section 60, 62 and 63 in the BSA, right? एंड इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुए हैं छोटे जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड चेंजेस है, वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट नाउ हैज बिकम सेक्शन 59 BSA, और इसमें एब्सोल्युटली कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वही की वही डेफिनेशन, वही के कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक। उसी तरीके से अभी आप आ जाइए सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहाँ पर ये केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, वो केसेस जहां पर डॉक्यूमेंट्स का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। कब कब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, तो इसमें इन्होंने ड्राफ्टिंग का से रिलेटेड चेंजेस किए हैं। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है, लैंग्वेज में कहीं कोई चेंज नहीं है, कैसे समझना है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ इन्होंने सेक्शन 65 की जो सब क्लॉज दी थी उसको अब डिवाइड कर दिया है। पहले पैराग्राफ में था, अब इसको 1 to 3 कर दिया है। ऐसे ही लास्ट के जो पैराग्राफ थे, पहले थे पैराग्राफ, अब उन्होंने क्या किया, एक एक्सप्लेनेशन में उसको नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4। तो ये ड्राफ्टिंग रिलेटेड चेंजेस हैं, और कोई चेंज इसमें नहीं है। उसी प्रकार से आपका सेक्शन 61 BSA में न्यू है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए। ये मैं बाद में करा दूंगा, इस वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। एंड सेक्शन 62 BSA अब हो गया है, जो कि पहले था सेक्शन 65 है इंडियन एविडेंस एक्ट। कोई चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली सेम है। उसी तरीके से सेक्शन 65B, सेक्शन 63 BSA हो गया है अब ये। तो इस लेक्चर में जितना मैंने पढ़ाया है आपको उतना ही करना है, और उसी तरीके से करना है, और उसी को ही रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो नाउ कम टू सेक्शन 64। अब 64 समझने से पहले आप समझो 61, 64 एंड 65 के जो इंटरलिंकेजेस हैं कैसे समझना चाहिए हमको। ठीक, सेक्शन 61 ने क्या कहा आपको, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड इधर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। आप डॉक्यूमेंट से कंटेंट को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हो और सेकेंडरी से भी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में जो सेक्शन 64 कहता है कि कर तो सकते हो प्राइमरी एविडेंस से सेकेंडरी से भी, लेकिन मेरी भी सुनो, मतलब सेक्शन 64 की भी सुनो। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। हर हालत में डॉक्यूमेंट्स को आप प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करोगे आप। दिस शुड बी द जनरल रूल। 61 ने क्या कहा, यू कैन प्रूव इट बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, सही है। लेकिन सेक्शन 64 ने क्या कह दिया, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस। इट इज द बेस्ट एविडेंस रूल। व्हाट इज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, कि हर मामले में जो बेस्ट एविडेंस है वो ही दिया जाना चाहिए। तो दिस इज द जनरल लॉ, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस। लेकिन क्या, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, यानी कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस where you can produce even secondary evidence। आई समझ नहीं बात। तो इन तीनों को आप क्लब कर देता हूं मैं। The contents of the documents may be proved either by primary evidence or secondary evidence। 61 ने क्या दिया, however documents must be proved by the primary evidence। तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हो, सेकेंडरी से भी करते हो, लेकिन हर हालत में आपको प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करना चाहिए, सिवाय उन मामलों के, एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। वो कहां मेंशन्ड है, 65 में। तो डॉक्यूमेंट्स में आल्सो बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस
एज प्रोवाइडेड अंडर बाय सेक्शन 65। तो 65 में वो एरियाज बताए जाएंगे आपको जहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो, लेकिन दोज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज द प्राइमरी रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, दैट इज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, कि आपको कैसे प्रूव करना है, प्राइमरी एविडेंस से ही कंटेंट्स प्रूव करने हैं। समझ में आ गई आपको बात? तो 61, 64 एंड 65 ध्यान आ गया, रहेगा ध्यान आपको, बढ़िया आगे को। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये स्लाइड याद कर लीजिए आप, सब कुछ याद रहेगा आपके लिए। क्या हम क्या डील कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सही। प्राइमरी एविडेंस कहां डिफाइंड है, 62 में, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन कहां पर है, 63 में, डेफिनेशन ऑफ। 64 ने क्या कहा, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी एविडेंस, 64 सही है। एंड देन व्हेन सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन, 65। तो ये जो 62, 63, 64, 65 का जो मैं कह रहा हूं ना, कंफ्यूजन होता है बार बार, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो 62 एंड 63 these two sections are defining, and section 61, 64 and 65 are dealing with how the contents of a document can be proved। 61, 64 एंड 65 इनका ग्रुप अलग, और 62 और 63 का ग्रुप अलग, वो केवल डिफाइन कर रहे हैं प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या है, सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या है। 61 ने क्या कहा कि प्राइमरी एविडेंस से भी या सेकेंडरी एविडेंस से भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है। 64 ने क्या कहा, ना, प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करोगे आप लोग, सिवाय उन मामलों के जो कि यहां बताए गए। कहां बताए गए, 65 में बताए गए। कुछ मामलों में आप सेक्शन 65 में बताए गए मामलों में आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो। कर लेंगे आप, प्लीज प्रोसीड नाउ। क्वेश्चन क्या है प्रीलिम्स में, देखिए, द बेस्ट एविडेंस रूल in relation to documentary evidence is incorporated in section 64। आप घूमते रह जाओगे अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ रखा होगा आपने, आप वही करोगे। 64 में तो कुछ और लिखा था, बेस्ट एविडेंस तो कहा नहीं है। बेस्ट एविडेंस का मतलब है प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस। तो याद रखना, बेस्ट एविडेंस रूल इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 64। ये हरियाणा जुडिशरी में आया क्वेश्चन है, ये सीरियस, ये क्वेश्चन हरियाणा जुडिशरी में आया हुआ है। Now come to section 65. Cases in which secondary evidence relating to documents may be given। कब कब आप secondary evidence भी दे सकते हैं, कौन कौन से हालात ऐसे हैं, कौन कौन से मामले ऐसे हैं, कौन कौन से केसेस ऐसे हैं, कौन से केसेस, when secondary evidence may be given, and this is the question of your mains as well। What do you mean, लिख लीजिए, what do you mean by secondary evidence? When secondary evidence can be given to prove the document। कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, पढ़ लीजिए, देखिए। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। तीन बातें हैं, क्या क्या, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी कि है भी या नहीं है, कंडीशन किस कंडीशन में है, और एंड थर्ड क्या है, कंटेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, टॉर्न है, सही सलामत है, किस कंडीशन में है। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। कैसे कैसे कब का प्रूव कर सकते हैं, नंबर 1, when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved। जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रूव करना है, यानी कि जो एडवर्स पार्टी है, जिस डॉक्यूमेंट, जिस व्यक्ति के विरुद्ध इसको प्रूव करना था, ये डॉक्यूमेंट उसी के कब्जे में है। नहीं यार सच में, मान लीजिए आपने मुझसे लोन लिया था, सही है, मैंने आपको लोन दिया था, और जो इस पेपर पर लिखत पढ़त हुई थी वो आपके पास ही चला गया किसी वजह से। अब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि अच्छा कहां है डॉक्यूमेंट, सेक्शन 64 ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस को प्रोड्यूस करो, आप यू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। मैंने कहा सर मेरे पास तो फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी तो सेक्शन 63 के हिसाब से क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। सेक्शन 64 क्या कहता है, यू कैन प्रूव द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट ओनली बाय द प्राइमरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस यानी कि फोटोकॉपी विल नॉट बी
एडमिसिबल इन योर केस, लेकिन आई प्रूव्ड दैम कि ये जो ओरिजिनल है, व्हेन द ओरिजिनल it's shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved. इसके विरुद्ध जो एडवर्स पार्टी है, इनके विरुद्ध मुझे डॉक्यूमेंट प्रूव करना था, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज इन हिज पोजेशन. ये डॉक्यूमेंट इनके पोजेशन में है सर, हाउ कैन आई प्रोड्यूस इट नाउ? और ये प्रोड्यूस करेंगे नहीं क्योंकि इनके खिलाफ जाती है बात. सो आई मे बी अलाउड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस. आगे बात समझ में नहीं आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज रेज हैंड. मैडम नहीं है समझ में आपको? थोड़ी सी नहीं आई, थोड़ी सी आ गई. देखिए ऐसे समझ लीजिए, आप कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, आपको कोचिंग से एक रिसिप्ट जारी कर दी गई, सही है? उस पर यह भी लिखा हुआ है कि बैलेंस अमाउंट कितना है. समझ में आ गई आपको? अब झगड़ा हो जाता है किसी बात पर आपका और कोचिंग का, अब दैट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड नाउ. सही है? रिसिप्ट किसके पास है? आपके पास है वो. उसमें हमारा बैलेंस भी लिखा हुआ है कि हमने बैलेंस लेना है. आप कह रहे हैं मैंने पूरी पेमेंट कर दी, हम कह रहे हैं कि हमारी बैलेंस आप पे बचता हुआ है, आपके पास रिसिप्ट दे रखी है हमने. नाउ क्वेश्चन कोड ये कहती है कि जी विधि से, कोचिंग से बोलते हैं कि भाई आप ठीक है, आपने रिसिप्ट जारी करी थी, इनको वो ओरिजिनल रिसिप्ट दिखा दीजिए, है कि नहीं है? हम कहते हैं सर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास कोई कार्बन कॉपी है, कॉपी है उसकी. कहीं कार्बन कॉपी तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हुआ, प्राइमरी एविडेंस कहां पर है? तो प्राइमरी एविडेंस तो इनके कब्जे में है, जिनके विरुद्ध हमने केस लड़ रखा है, तो ये क्यों प्रूव करेंगे? तो जब ऐसी स्थिति होगी व्हेन द ओरिजिनल इज इन हिज पोजेशन, एडवर्स पार्टी के पोजेशन में हो, देन इन दैट केस सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. समझ में आ गई बात? सेकंड क्या है? or of any person out of reach or not subject to the process of the court. ऐसे व्यक्ति के कब्जे में डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट की रीच से बाहर है, या इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का उस पर कोई अधिकार जुरिडिक्शन नहीं बनता है, जैसे एम्बेसडर्स हो गए जिनको इम्यूनिटी प्राप्त है. और ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, या ऐसे व्यक्ति कब्जे में है जो कि लीगली बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसको आप इस तरीके से देखिए, आप अब आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज 65A. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द पोजेशन और पावर. जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी कि प्राइमरी एविडेंस है, वो किसके कब्जे में है? 1, 2, 3, 4, ये 4 कैटेगरी हैं. इन 4 में से किसी एक के कब्जे में है वो. इनको याद कर लीजिए. पहले कैटेगरी कौन सी है? अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड, जिस व्यक्ति के खिलाफ उसको प्रूव करना है. एक बात. दूसरी बात, द पर्सन इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट. थर्ड कैटेगरी इज द पर्सन इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. एंड फोर्थ इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट. वो लीगली बाउंड, उसको प्रस्तुत करने के लिए लीगली बाउंड तो है, सही है. सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करता आफ्टर द नोटिस इन सेक्शन 66. इसको नोटिस दे दिया गया, इनमें इन लोगों को नोटिस दे दिया गया, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट. Therefore, I may be allowed to produce secondary evidence. अब बात समझ में आ गई? ये क्लियर कट अब समझ में आया? कुछ नहीं आया है यहां से. इन 4 लोगों के कब्जे में ओरिजिनल है, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी उस ओरिजिनल को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहता. फिर जिस व्यक्ति के ओरिजिनल है पास में, वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो मैं क्या करूं फिर उसमें? आई मे बी अलाउड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस. और वो 4 लोग कौन से? लास्ट कैटेगरी कौन सी है? लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, जिसकी ड्यूटी थी लीगली प्रोड्यूस करने की, वो नहीं कर रहा है. थर्ड कैटेगरी कौन सी है? नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जिस व्यक्ति को कोर्ट सम्मन ही नहीं कर सकती, वो जहां पर कोर्ट की चलती नहीं है, आम भाषा में कहें तो. जैसे जो फॉरेन एम्बेसडर्स हो, किसी विदेश, यूएसए का एम्बेसडर हो गया, यूके के एम्बेसडर हो गए, यू कैन नॉट सम्मन देम लाइक दिस. उनको इम्यूनिटी प्राप्त है ना, आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की रीच से बाहर के ही हैं वो, या अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू प्रूव. ये 4 कैटेगरी है. ये इन व्यक्ति के कब्जे में ओरिजिनल है, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट. इनमें 4 कोई एक हो सकता है. इनमें 4 में से किसी एक के पास ओरिजिनल है, बट ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट डिस्पाइट द नोटिस.
then you can be allowed to give secondary evidence. I hope मैंने बहुत रिपीटेडली समझा दिया आपको. रेज हैंड प्लीज समझ में आया तो. ठीक है मैडम. देखिए एविडेंस को समझना है तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स इसको एक दो बार पढ़ने के लिए करनी पड़ेंगी. आपको पहले सेक्शन पढ़ करके आना चाहिए घर से हमेशा. बढ़े आगे. चलिए साहब. This is B, 65B. When the existence, condition or contents. Please see these phrases. Existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing. हमें जो प्रूव करना था है ना, डॉक्यूमेंट के बारे में प्रूव करना था, whether it exists or not, what is its condition or what are its contents of the original. ठीक है. ये ऑलरेडी अब जो अपोजिट पार्टी है he has admitted in writing. Are you getting this point? जैसे जो लोन जो कॉन्ट्रैक्ट था आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरा घर बना के देंगे, आप मेरा घर बना के देंगे, मैं आपको इतने पैसे दूंगा. ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया डॉक्यूमेंट. आपने मेरा घर बना दिया लेकिन मैंने आपके पैसे नहीं दिए. सही है. आप मेरे पास आए, करीब कम से कम एक पेज पर लिख दीजिए आप कि हाँ मुझे आपके इतने, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मुझे आपके इतने पैसे देने हैं. अगर समझ में नहीं आई तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा. वो डॉक्यूमेंट तो है ही है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने एडमिट कर लिया इन राइटिंग. एग्जिस्टेंस, व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग. इस शब्द को ध्यान दो, एडमिटेड इन राइटिंग. हाईलाइट करते रहा करो ऐसे. एडमिटेड इन राइटिंग, राइटिंग में एडमिट कर लिया उसको. समझ आई नहीं? किसके द्वारा एडमिट किया गया? बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज प्रूव्ड. जिसके विरुद्ध प्रूव किया जाना था, मेरे विरुद्ध प्रूव किया जाना था, मैंने ही लिखित रूप में पहले क्या रखा है, हाँ जी मैं, मुझ पे लायबिलिटी है इनकी. आई हैव गिवन इन राइटिंग, आई हैव एडमिटेड इन राइटिंग. देन या फिर मेरे एजेंट ने कर दिया. इन दैट केस सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन. आई बात समझ नहीं आई बात? कर लेंगे आप. देखिए बहुत मुश्किल चीजें नहीं है लेकिन टेक्निकलिटी से फंस सकते हैं. मेरी पूरी कोशिश है, मैंने एक एक बहुत जान लगाई है इन स्लाइड्स में ताकि एक एक फ्रेज को ढंग से समझ पाओ आप लोग. तो अपने बैरक को रंगने में कोई कोताही मत करना. नेक्स्ट, व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम. जिस पार्टी को एविडेंस देना था, व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट, है ना, वो पार्टी प्राइमरी एविडेंस दे ही नहीं पा रही है, इज नॉट एबल, कैन नॉट प्रोड्यूस इट इन द रीजनेबल टाइम. क्यों नहीं कर पा रही है? फॉर एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट, यानी कि उसके बियॉन्ड कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस हैं. यू कैन सी दिस. When the party, see this slide please, when the party cannot produce it in reasonable time. कौन सी पार्टी? Offering evidence of its contents. जो पार्टी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाहती है वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, प्राइमरी एविडेंस को, प्राइमरी डॉक्यूमेंट को. समझ में मत? यानी कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, दैट पार्टी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट विद इन रीजनेबल टाइम. बट व्हाई? फॉर एनी अदर रीजन, किसी अन्य कारण की वजह से. और वो कारण कैसे पैदा हुआ है? नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट, जो कि उसकी असावधानी या डिफॉल्ट की वजह से पैदा नहीं हुआ, उसकी अपनी गलती नहीं है उसमें. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे घर में रखा था, मेरे घर में लग गई आग, अब वो जल गया, लेकिन उसकी फोटो कॉपी मेरे पास पड़ी हुई थी. Now I cannot produce that. या ऐसे कर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा और डिफरेंट कैटेगरी में चला जाएगा. ऐसे कर लेते हैं कि पीसीआर पर एक कॉल हुई,
पीसीआर में कॉल हुई और जब तक मामला कोर्ट में आया तब तक वो जो रिकॉर्ड है वो किसी वजह से मिसिंग है, वो मैं नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा उसको विद इन रीजनेबल टाइम, और मेरा उससे कोई फॉल्ट भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सिंपल क्या रीजन है? बिकॉज द रीजन जो है फॉर नॉन प्रोड्यूसिंग, जो रीजन कारण है प्रोड्यूस नहीं कर पाने का, उसके अपना डिफॉल्ट या अपनी नेग्लेक्ट नहीं है। he has no fault, he has no negligence in that, and therefore he may be permitted to produce secondary evidence. Again I am saying, you will be asked a question when secondary evidence can be given, कब secondary evidence दिया जा सकता है। तो these are the instances, ये वो मामले हैं जहां पर आप secondary evidence दे सकते हैं। हाँ है ना, कर लेंगे। नेक्स्ट, when the original has been destroyed or lost, जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है या खो चुका है। सही है, इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट, when the original is of such a nature as not to be easily movable, जिसको आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे टोपी वाले भाई साहब हैं, ये गए शिमला घूमने के लिए, सही है, इनके साथ एक मोहतरमा भी गई घूमने के लिए, सही। और फिर जब ये वहां घूम रहे थे तो इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक बड़े से बरगद के पेड़ पर एक अपनी निशानी छोड़ी जाए। तो उन्होंने चक्कू से एक दिल बनाया, उस पर अपने नाम लिखे, सही है, और अपने घर आ गए। अब मामला किसी लिटिगेशन में पड़ गया। अब ये प्रूफ किया जाता कि वहां पर एक डॉक्यूमेंट है, वहां पे गया था। अब डॉक्यूमेंट मान ली, नाउ दैट ट्री इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो जो लिखा गया, बट दैट इज नॉट इजिली मूवेबल। तो उसका फोटो खींच करके, दैट इज सेकेंडरी एविडेंस, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। समझ रहे हैं बात? अभी कितना खुश हुआ है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द ओरिजिनल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, जब ओरिजिनल क्या हो? पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है 74 में। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल जजमेंट ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट का जजमेंट है, और उस स्थिति में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है? सेकेंडरी एविडेंस, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यू कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट, प्लीज, हाँ सी नेक्स्ट देखिए, when the original is a document of which certified copy is permitted by this act or by any other law for the time being in force। आप इसको ऐसे देखिए, ओरिजिनल कैसे है? when the original is a document, कौन सा डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल? of which certified copy is permitted by this act, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी की परमिशन है कि आप सर्टिफाइड कॉपी भी दे सकते हैं उसकी, एविडेंस एक्ट के द्वारा या बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये एक नेक्स्ट कैटेगरी है कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। जो ओरिजिनल है उसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं, न्यूमरस अकाउंट्स हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 2G घोटाला, सही है, या व्यापन घोटाला, या ऐसा घोटाला जिसमें हजारों लोगों का फ्रॉडली तरीके से फ्रॉड करके अपॉइंटमेंट कराया गया हो, या कोई भी घोटाला हो लार्ज स्केल पर, विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट। कोर्ट उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन नहीं कर सकते। सही में बात अब? एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, जिससे कोर्ट को वास्ता है, जो प्रूव किया जाना है उस पूरे घोटाले का, उस पूरे ट्रांजैक्शन का जो जनरल रिजल्ट है वो चाहिए बस कोर्ट को। समझ आ रही मतलब को? इसको ऐसे देखिए स्लाइड को, ओरिजिनल कैसा है? व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, सो मेनी एंट्रीज आर देयर। कैसे? विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, जिनको कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जाता कन्वीनियंटली, उनको
आसानी से कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता। आगे समझ में नहीं आई? एंड फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड व्हाट? जनरल रिजल्ट। इन डॉक्यूमेंट्स का जनरल रिजल्ट को प्रूव किया जाना है कि मान लीजिए कि बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो फिर सीए को बोल दिया गया। जैसे अब ये केस हुआ था आम्रपाली का सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि उसने फॉरेंसिक ऑडिट कराया, ठीक है, उनको जो सीए को बुलाया गया कि इनके पूरे ट्रांजैक्शंस को आप देखो, कहां से मनी आई कहां चली गई, उन सबका तो क्या लेकर आएंगे? वो रिजल्ट लेकर के आएंगे सारा। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? जनरल रिजल्ट ऑफ दीज अकाउंट्स। तो ये समझ में आई बात क्या है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। है ना? कर लेंगे अब आप। सो अब ये तो हुआ कब कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। 65 में आप ये देखो, इसमें दो पार्ट मिलेंगे आपको कि 65 में ए बी सी लेकर के जी तक ये मिलेगा। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है? जो नीचे वाला पार्ट है इसमें यह बताया जा रहा है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द सेकेंडरी एविडेंस? समझे? जैसे ये ए सी ओ डी, ए सी ओ डी। ए में क्या था? When the original is shown or appears to be in the possession or power। ध्यान आया? उन चार लोगों की पावर में था। When the original has been destroyed or lost and when the original is of such a nature as not to be easily movable। ऐसी स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस तो दिया जा सकता है, ये तो हम पढ़ चुके। लेकिन क्या एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। कोई भी सेकेंडरी एविडेंस चल सकता है जो कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 63 में है कि नहीं है? तो दिस में भी एनी सेकेंडरी एविडेंस। तो ए सी ओ डी में एनी सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। नेक्स्ट इज व्हाट? बी, when the existence condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing। in that case कौन सा सेकेंडरी एविडेंस आएगा? रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। जिस लिखित रूप में उसने एडमिट किया है ना लायबिलिटी अपनी, वही रिटन एडमिशन मस्ट बी प्रूव्ड। इट इज नॉट एनी सेकेंडरी एविडेंस, इट इज दैट रिटन एडमिशन विच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। रेज हैंड अगर समझ में आ रहा हो तो बात ये। सेक्शन 65 की स्कीम समझ में आ रही है आपको? सेक्शन 65 में दो बातें आ गई। पहला पार्ट क्या डील कर रहे हैं कि इन विच केसेस सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। सही है? किन किन को अगर बहुत आम भाषा में समझना है तो मैं रिलेट करता हूं इस बात को। ये जो भाई साहब टोपी वाले हैं, इनकी शादी हो रही है, सही है? एक लिस्ट ये बन रही है कि किन किन को गिफ्ट देने हैं। जो मिलनी देते हैं ना, मिलनी का लेन देन होता है, तो एक लिस्ट बन गई। तो वो लिस्ट हो गई आपकी अलग कि किन किन को मिलनी दी जानी है। 65 का जो पहला पार्ट है उसमें हो गया किन किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, उसकी लिस्ट हो गई। एक सेकंड लिस्ट में नहीं, किसको क्या दिया जाना है। बच्चे को कितने रुपए दिए जाने हैं, बड़े का कितने से तिलक होगा, उसको उसके लिए सूट होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग आपको गिफ्ट देने, वो हो गया है। तो ऐसे ही 65 में एक पार्ट क्या हो गया, कौन कौन से मामलों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, और सेकंड पार्ट क्या है, क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस होगा, सेकेंडरी एविडेंस कौन सा होगा। तो जो बी कैटेगरी है उसमें क्या है, रिटन एडमिशन होगा। तो ए सी और डी, ए सी डी में था एनी सेकेंडरी एविडेंस, बी के लिए क्या हो गया, रिटन एडमिशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ। रेज हैंड, समझ में आ गया हो तो कर लेंगे। तो दिस इज सेक्शन 65, कर लेंगे। तो दिस इज सेक्शन 65। प्लीज कम टू सेक्शन 65A। इट्स हेडिंग इज इंपॉर्टेंट, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए क्या, द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड, कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स may be proved
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65B। तो इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये The contents of electronic records may be proved under Indian Evidence Act in accordance with the provision of Section 65B। तो सेक्शन 65A की जो लैंग्वेज है ना पूरी एग्जैक्टली उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, समझाया था मैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कैसा रिकॉर्ड है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जिसको कि डॉक्यूमेंट कंसिडर करा जाता है, उसको प्रूव किया जाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65B। 65B के प्रबंधों के उपबंधों के अनुसार आप उसको प्रूव करोगे। यानी कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो कहां पे दिया हुआ है? 65B में। इसकी हेडिंग देख लीजिए, स्पेशल प्रोविजन किसके लिए? एज टू द एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आई एम रिपीटिंग इट। यहां से हेडिंग से आपको प्रिलिम से क्वेश्चन आएगा, और अगर आप हेडिंग पे P4 प्रिलिम नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसकी लैंग्वेज से क्वेश्चन आया, मैं दिखा चुका हूं आपको कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65B। दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन इज द जुडिशरी क्वेश्चन। पूरी की पूरी लैंग्वेज यही है, एग्जैक्टली लैंग्वेज ऑफ 65A। आंसर इज 65B। ये ना क्वेश्चन देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन इज मेंशन्ड रिगार्डिंग एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हेडिंग से क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 65A, हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है ये। एंड 65B की हेडिंग क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ वी हैव सीन मेनी टाइम क्वेश्चंस, मोस्टली। ये रहा क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? आंसर इज 65B। अगेन, admissibility of electronic record has been prescribed under section 65B। हरियाणा का क्वेश्चन है ये। सो दिस इज 65A, 65B ऑल्सो मैंने पढ़ा दिया आपको, कर लेंगे। तो दिस इज सेक्शन 65। सो दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको? और आपको अगर हमारे प्रयास अच्छे लग रहे होंगे, आपको लगता हो कि मैंने आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश की है। मेरा एक ही मिशन है, अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैसे की वजह से अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाए। यू शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना पॉसिबल है, संभव है। लेकिन इसी के साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं टेस्ट सीरीज, चाहिए होती है आपको, प्रैक्टिस पेपर चाहिए होते हैं, आपको मटेरियल चाहिए होता है। वो सारा मटेरियल मैंने आप लोगों की सेवा में हमारी वेबसाइट पर डाल दिया है। और उसी के अतिरिक्त हमारा एक ऐप है, विधि जुडिशियल एकेडमी का ही ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको वो एज लाइक बुक्स, छोटे छोटे कोर्सेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी को धार देंगे, आपकी तैयारी को और अच्छा कराएंगे, बेटर कराएंगे, और विदाउट पुटिंग मच बर्डन अपॉन योर पॉकेट। तो vidhijudical.com की वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप आप जरूर एक्सप्लोर करें, और इस चैनल पर भी जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लें। मेरी भी प्लेलिस्ट है और फैकल्टीज की भी यहाँ पर डाली गई हैं, और धीरे धीरे उन सभी सब्जेक्ट पर मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।